Good evening, everyone. How are you all? I think there is one new person जिन्होंने आज ही ऐड किया है, ओम गुप्ता. Can you please introduce yourself? Hello everyone, this side Om Gupta and I am a student of BCom Honors 5th semester from College of Innovative Management and Science, one of the affiliated college of University of Lucknow. Thank you. Thank you, Om. And without any delay, that is Goods and Services Tax, GST से रिलेटेड है. येस्टरडे हमने इनकम टैक्स पे एक प्रॉपर सेशन किया था. आपको एक्टिविटी वाले पार्ट में कुछ कैलकुलेशंस मिली थी टैक्स कैलकुलेट करने से रिलेटेड. तो मोस्ट ऑफ द पर्संस ने कल ही आंसर दे दिया था. सबने कल ही अपने आंसर टेक्स्ट बॉक्स में रख लिए थे. तो किसी भी पर्सन को अगर कोई इशू आ रहा हो जिसका टास्क अभी तक नहीं हुआ या जिसको लग रहा है कि कहीं पर कोई डाउट है कैलकुलेट करते हुए, तो आप पूछ सकते हो. अभी कौन कौन से आपको इश्यूज है जब आप उसको कर रहे थे एक्चुअल में? अगर किसी का भी कोई डाउट नहीं है तो देन हम ये 5th मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के ऊपर. ठीक है. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है. ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स कौन से होते हैं? जो हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते, किसी थर्ड पार्टी के थ्रू पे करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई भी गुड्स परचेज कर रहे हैं, कोई सर्विसेज ले रहे हैं, तो हम डायरेक्टली टैक्स नहीं गवर्नमेंट को पे कर रहे, हम उस पर्टिकुलर रिटेलर को पे करेंगे वो टैक्स. देन वो नेक्स्ट अपना गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा. तो इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसमें सबसे मेन जो आता है दैट इज जीएसटी. गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? एक वैल्यू एडेड टैक्स है. ठीक है. जो सबसे पहले वैट टैक्स था, एक वैल्यू एडेड, उसकी रिप्लेसमेंट पर ही जीएसटी आया है. ठीक है. सेम वही इसके भी फंक्शन है जो पहले वैट के थे. सेम जीएसटी के भी सेम ही फंक्शन है, लेकिन चेंजेस कहाँ पे हैं? कुछ रेट्स और कुछ रूल्स रेगुलेशंस के बेसिस पे सिर्फ चेंजेस है. अदरवाइज वैट भी जो है वो भी गुड्स और सर्विसेज पर लगता था, एंड जीएसटी भी. So the goods and services tax is a tax on goods and services sold domestically for consumption. ठीक है. ये डोमेस्टिक बेसिस पे जो हम सोल्ड करते हैं वहां पर लगता है, और जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वहां पर भी अलग से होती है. ठीक है. इसके आगे टाइप करेंगे हम तो उसमें ये चीजें क्लियर हो जाएगी. ये एक सिंगल रेट टैक्स है अक्रॉस अ नेशन. ठीक है. गवर्नमेंट प्रेफर करती है जीएसटी को सिंप्लीफाई, अपना टैक्सेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा
एक्सपैंड करने के लिए एज वेल एज उसकी अवॉइडेंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, पहले इतना हर एक प्रोडक्ट पे या सर्विसेज पे टैक्स नहीं लगता था, लेकिन जीएसटी आने के साथ, जब 2017 में जीएसटी आया, उसके साथ बहुत सारे ऐसी प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ सर्विसेज हैं जिसपे जीएसटी लगने लग गया। हर सर्विस के लिए हमें अभी चार्ज करना पड़ता है। तो बेसिकली जीएसटी किस चीज के लिए आया, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इन 2017 में जीएसटी एस्टेब्लिश्ड हुआ। ये एक ड्यूल टैक्स स्ट्रक्चर है, इसका ड्यूल टैक्स टाइप का ये टैक्स है। बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी कंट्रीज में पहले से ही जीएसटी था, इम्प्लीमेंट हुआ पड़ा था, लेकिन 2017 में इंडिया में आया। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इसका कि इनकॉर्पोरेटिंग द टैक्स वाज टू एलिमिनेट टैक्स ऑन टैक्स, डबल टैक्सेशन को रिड्यूस करना इसका मेन मोटिव था। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एग्जांपल शो करूंगी, उसमें क्लियर हो जाएगा कि डबल टैक्सेशन कैसे है। ठीक है, यहाँ पे नीचे के एग्जांपल दी है कि फॉर एग्जांपल की मैन्युफैक्चरर है जो एक नोटबुक बनाता है। ठीक है, उसको मान लो वो रॉ मटेरियल ऑब्टेन करने में उसको ₹10 से पूरी कॉस्ट आ जाती है, जिसमें उसको 10% टैक्स पे करना पड़ता है। दैट इज 10% पर 10% कितना होता है, ₹10 पे 10% कितना होता है, ₹1। ठीक है, तो डेट मीन्स कि उसके मटेरियल की कितनी वर्थ रह गई, ₹9। ये तो हो गया जब वो रॉ मटेरियल परचेज करता है एक मैन्युफैक्चरर, तो रॉ मटेरियल पर भी वो टैक्स देता है। आफ्टर दैट जब वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट को, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम उसकी ओरिजिनल मटेरियल जो है वो ₹5 का हो जाता है वैल्यू ऐड करने के बाद। ठीक है, मतलब उसका जो कॉस्ट प्राइस है और जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उसको ऐड करके टोटल ₹15 का हो जाता है। तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग फिनिश गुड्स पे फिर से टैक्स लगता था ये। ठीक है, जो जो वैट वाला सिस्टम था, फिनिश गुड्स पे फिर से टैक्स लगता था। अगर वो 15 की हो गई देन उस पे 10% 1.50। ठीक है, तो जीएसटी ने क्या किया, इसको ही सही करने के लिए कि हम एक ही चीज पर डबल डबल टाइम टैक्स क्यों पे करें, इसीलिए ड्यूल टैक्सेशन का सिस्टम खत्म करने के लिए जीएसटी आया कि एक बार में ही लगेगा। अगर हम सेम मटेरियल मैन्युफैक्चर करने से पहले उसके रॉ मटेरियल पर भी टैक्स देंगे, आफ्टर फाइनल जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो जाती फाइनल गुड्स पे भी टैक्स देंगे, दैट मींस डबल टैक्सेशन सिस्टम। ठीक है, तो उसको ही सही करने के लिए जीएसटी को अडॉप्ट किया गया। वन मोर थिंक, अगर मेरी बीच बीच में आवाज थोड़ी सी नेटवर्क इशू की वजह से खराब आने लगती है, कोई इशू आता है, तो कोई भी एक पर्सन ना टेक्स्ट बॉक्स में बस एक बार लिख दे। ठीक है, देन मैं अपनी ओर से वो फिक्स कर लूंगी। बट जहाँ पे भी कोई इशू आता है वहीं से बताना, देन हम पीछे से स्टार्ट कर लेंगे फिर। ये था जो पास टेक्स था हमारा, पहले यूज होता था वैट। ठीक है, तब क्या होता था, हमने रॉ मटेरियल बाय किया, उस पे वैट पे करना पड़ा, देन वो मैन्युफैक्चरर के पास गया, मैन्युफैक्चरर के पास गया, देन फिनिश गुड्स वो बन गई, सेल किया किसी होलसेलर को या वेयर हाउस में किसी भी रिटेलर को, सेल करते टाइम भी उसको वैट के साथ एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ी। से एक्साइज ड्यूटी भी वही होती है जब हम किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को आगे सेल करते हैं तो उस पे लगती है वैट और एक्साइज ड्यूटी, प्लस करके फिर से सेम टैक्स पे करना पड़ा। और देन जब होलसेलर या वेयर हाउसिंग वाले जो भी है वो रिटेलर को सेल करते थे, देन वो फिर से वैट पे उनसे रिसीव करते थे। देन सेल क्या करता था, जब रिटेलर जब सेल करता था कंज्यूमर को, तो वो फिर से उससे जो वैल्यू एडेड टैक्स है वो ले रहा है। तो मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि हर बंदा अपनी जो कॉस्ट है उसमें वैट ऐड कर करके देन सारा जो भी है टोटल वैट वो फाइनल जो कंज्यूमर है, हम जो फाइनल कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्ट को, हम पे कर रहे थे एट द एंड। और वो नॉर्मल वही नहीं रह जाता। ठीक है,
देखो अगर पहले पर्सन ने 10% लगाया अपनी कोस्ट पे, अगले बंदे की कोस्ट बढ़ती है, उसने उस पे 10% लगाया, फिर थर्ड पर्सन की उतनी कोस्ट एडिशन होती है, फिर 10% उस पे लगाता है, तो ऐसे ऐसे कोस्ट बढ़ती रहती है और हमें ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, उनको टैक्स नहीं कोई भी किसी भी तरीके का पे करना पड़ा, वो हर बार अपनी वैल्यू एडिशन कर करके फाइनल जो कंज्यूमर है उससे टैक्स लेते रहे और अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते रहे। ये पहले का सिस्टम था। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? एनी डाउट? सो एक चीज, हाउ दे इंक्रीज देयर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन है, देखो अगर मैं ही हूं, अगर मैं किसी मैन्युफैक्चरर से कोई प्रोडक्ट ले रही हूँ ना, देन मैं उतने में सेम में सेल नहीं करूंगी, मैं प्रॉफिट अपना मार्जिन जो है वो ऐड करके करूंगी। अगर रिटेलर भी ऐसा करता है, अगर उसको कोई चीज 20 में मिल रही है, देन वो उसको 25 में सेल करेगा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के। ठीक है, लेकिन आप बेसिकली ये चीज पे फोकस करो कि अगर उसका कोस्ट प्राइस ही, कोई एक प्रोडक्ट है वो 50 रुपी का उसका कोस्ट प्राइस है, 50 रुपीज में वो बन गया है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर ने अपना उसमें प्रॉफिट लेकिन उसके 50 जो कोस्ट प्राइस है ना उस पे ही टैक्स लगना चाहिए था 10%। ठीक है, 5 रुपी। लेकिन वो जैसे जैसे वैल्यू एडिशन होता गया हर बार वो टैक्स रेट भी बढ़ता गया। ठीक है, अभी वो अपना इंक्रीज कैसे करते थे प्रॉफिट, वो ज्यादा से ज्यादा, उनको टैक्स कम पे करना पड़ता था लेकिन वो ज्यादा अपनी वैल्यू बढ़ा के अपने प्रोडक्ट की ज्यादा टैक्स रिसीव कर लेते थे, क्योंकि ये तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, डायरेक्टली तो पे करते नहीं है हम। ठीक है, अगर उन्होंने कोई 50 की उसको उनको चीज मिल रही है, ठीक है, एंड तक वो 100 की बिक जाए ना, गवर्नमेंट को वो 10% ही जाएगा, लेकिन वो अगर 100 की बिक रही है तो वो 100 के ऊपर हमसे जो टैक्स टैक्स है वो चार्ज करेंगे, जस्ट टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ठीक है, टैक्स वहां पे कम वो डाल रहे हैं, गवर्नमेंट को कम पे कर रहे हैं, लेकिन अपनी जो एमआरपी उसको बढ़ा के हमसे ज्यादा टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, ये वैल्यू एडिशन जो टैक्स था, वैट में ऐसी चीजें होती थी। अभी वैट और जीएसटी सिमिलर है या अलग अलग है, सबके मन में ये क्वेश्चन होगा। वैट और जीएसटी सेम ही है, कोई इतना चेंजेस नहीं है इसमें, कुछ चीजें चेंज हुई हैं। ठीक है, वैट को रिप्लेस करके ही जीएसटी आया है। सम की डिफरेंस है, जैसे वैट क्या है कि एक यूरोपियन कंट्री से प्राइमली यूज इन एक यूरोपियन कंट्री में पहले यूज करते थे और हर स्टेज पे टैक्स लेते थे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड दिखाई कि हर स्टेज पे जो पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है, फिनिश गुड्स से लेके फाइनल का जो कंज्यूमर उस तक का प्रोडक्ट का जो एक साइकिल होता है, तब तक हम ईच स्टेज पे चार्ज करते थे टैक्स। ठीक है, तो लेकिन जीएसटी क्या है, जीएसटी के जब प्रोडक्ट फाइनल पॉइंट हो जाता है, कंज्यूमर को सेल करते हैं, सिर्फ उसी टाइम ही हम चार्ज करते हैं। ये डिफरेंस है सबसे ज्यादा, ड्यूअल टैक्सेशन नहीं होता है। ठीक है, वैट को रिप्लेस करके जीएसटी लेके आने का ऑब्जेक्टिव ये था कि ड्यूअल टैक्सेशन को खत्म कर दिया जाए। बाकी वैट और जीएसटी में और डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं, इनके रेट्स में चेंजेस हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कौन से टाइप की गुड्स और सर्विसेज है। जैसे एक एग्जांपल ये भी है, ठीक है, अगर कोई फ्लोर एंड शुगर बना रहा है, ठीक है, देन उसमें वैल्यू एडिशन होगी, कोस्ट, थोड़े से कोस्ट लगेगी, बिस्किट्स बन जाएंगे। ठीक है, आफ्टर दैट अगर उसको लेबल करना हो, किसी एक कंपनी को एक ब्रांड देना हो, उसके लिए फिर से वैल्यू ऐड हो जाएगी, एंड देन फाइनल जब बन जाएगी मार्केट में जाएगी तो फिर से वैल्यू ऐड हो जाएगी, जॉन जॉन से भी पार्टीज उसमें ऐड होती जाती हैं, तभी वो वैल्यू ऐड
होती रहती है किसी भी प्रोडक्ट की। ठीक है, इसी तरीके से हर बंदा अपनी जो टैक्स चार्जेस हैं वो भी उसकी भी वैल्यू ऐड करता था पहले। यहाँ तक क्लियर है सबको? नाउ दिस इज टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने डिफाइन किया। एक यूजीएसटी भी है, वो यहाँ पे मैंने आपको डिफाइन नहीं की, लेकिन ये तीनों अच्छे से क्लियर करेंगे। सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होता है, ठीक है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इंटर स्टेट जो होते हैं आईजीएसटी। सबसे पहले सीजीएसटी क्या होता है? सीजीएसटी एक प्रॉपर सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सारी चीजें, रूल्स रेगुलेशंस बनती हैं इसकी, जो भी इसका रेवेन्यू है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है डायरेक्टली। ठीक है, सीजीएसटी में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ड्यूटीज ऑफ कस्टम, सरचार्जेस, सेस, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। मोस्टली सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ ही लगते हैं, लेकिन सीजीएसटी हैज द सेम रेट जो यूटीजीएसटी का है। ठीक है, तो उसे हम ड्यूल जीएसटी मॉडल भी कह सकते हैं। ठीक है, जो जौन से रेट स्टेट गवर्नमेंट स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी के सेम ही है। ठीक है, वो 99% ही लगता है। स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, सॉरी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जब इंटरस्टेट चीजें होती हैं, ठीक है, वहां एक स्टेट टू अनदर स्टेट जब चीजें मूव होती हैं तो वहां पे एक टैक्स लगता है। ठीक है, और अगर स्टेट टू स्टेट हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स भी लगता है, कलेक्टिवली वो दोनों लगते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग रेट हैं। आफ्टर दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शंस पे लगता है। ठीक है, जब हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स का, एंड कस्टम, जो भी चीजें आती हैं वो आईजीएसटी के अंडर आती हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई भी मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वो उत्तर प्रदेश में गुड्स सेल कर रहा है, किसी भी उत्तर प्रदेश में है वो गुड्स सेल कर रहा है, कस्टमर है दिल्ली में। ठीक है, दैट मीन्स कि वो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आईजीएसटी उसको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ फीचर्स हैं जीएसटी के कि जीएसटी क्यों लेके आए थे, इसमें कौन कौन से चेंजेस आए थे, ये दिस टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्यों गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था। फर्स्ट, गवर्नमेंट चाहती थी वन नेशन वन टैक्स। ठीक है, क्योंकि वैट हो गया या और बहुत सारे सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये बहुत सारे टैक्सेस थे। ठीक है, तो नंबर ऑफ टैक्सेस को रिमूव करके एक टैक्स लेके आई कि एक नेशन में एक ही टैक्स होना चाहिए। हो तो गुड्स एंड सर्विसेज ही रही है ना ट्रांसफर, तो उसके लिए एक टैक्स ही होना चाहिए। टैक्स स्ट्रक्चर में यूनिफॉर्मिटी लेके आने के लिए अक्रॉस द इंडिया, सब जगह ड्यूअल स्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, जीएसटी क्या करती है, ड्यूअल स्ट्रक्चर है इसका, क्योंकि अगर आप किसी भी कोई अगर आप इनवॉइस वगैरह देखते हो ना, आप अगर ध्यान से देखोगे, आप वहीं मार्केट वगैरह से किसी भी ग्रोसरी डिपार्टमेंट से कोई गुड्स परचेज करते हो, तो वहां पे आपको नीचे अगर वो टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं, देन वो दोनों ही लिखा होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, वो दोनों कॉमन लिखे होते हैं। ठीक है, तो उन दोनों की परसेंटेज भी सेम होती है और वो दोनों डिडक्ट करते हैं, तो ड्यूअल स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स कि रेट सेम किए हुए हैं उन्होंने, 99% ही होता है वो। इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होती है, उसमें डिफरेंस ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कलेक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता।
अगर कोई गुड्स इंपोर्ट करनी हो या सर्विसेज कोई भी इंपोर्ट करनी हो, एक्सपोर्ट करनी हो, बोथ। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स ही हो गया, क्योंकि अगर वो सेंटर्ड हो गया, स्टेट हो गया, इंटरस्टेट हो गया, डेट मीन्स कि वो डेस्टिनेशन बेस्ड के अकॉर्डिंग लगता है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, देखो डेस्टिनेशन बेस्ड का मेनली फायदा क्या हो सकता है, कोई बता सकता है? कि जो वैट था वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं था, लेकिन जीएसटी है, तो इससे क्या डिफरेंस आ सकता है? इससे गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो रहा है और हमें क्या बेनिफिट हो रहा है जो हम टैक्स पे कर रहे हैं? मैम डिस्टिंक्शन है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी में, तो गवर्नमेंट के लिए इजी रहेगा। और दूसरा ये कि जो है मतलब नॉर्मल पीपल्स को क्रेडिट मिल सकेगा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स में, जो कि वैट में नहीं था। राइट। पहले इससे हमें भी बेनिफिट हुआ है, बिकॉज पहले वैट में ऐसा कुछ नहीं था, डेस्टिनेशन बेस्ड एक फिक्स रेट डिफाइन किए गए थे, हमें वही पे करने पड़ते थे। यस रणवीर। मैम डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एक ऐसा टैक्स हो जाएगा मैम जिसपे गुड्स एंड सर्विसेज का टैक्स तब लगेगा जहां उनका कंजप्शन हो रहा है, ना कि वहां लगेगा जहां उनका ओरिजिन हो रहा है उस गुड्स का। तो इससे जो पूरा रेवेन्यू है उस गुड और सर्विसेज का वो पूरी तरह से कंज्यूम हो पाएगा। राइट। एनीवन एल्स? मैम स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लियरेंस रहेगा टैक्स को लेके और उनके बीच में कोई इशू नहीं होगा। Ma'am, allowing for the seamless flow of credit, reducing the tax burden as well for the customers. ओके। सो या बेसिकली जीएसटी को डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बनाने के पीछे यही ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। पहले, लेकिन इससे गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा बेनिफिट में आ रही है, मैन्युफैक्चरर भी बेनिफिट में है, बाकी कंज्यूमर को तो टैक्स पे करना ही पड़ेगा अगर वो कोई चीज कंज्यूम कर रहा है। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी ने क्या किया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट की यूटिलाइजेशन को लो कर दिया, जबकि बिजनेसेस सिर्फ सब पहले की बात करें तो बिजनेसेस के कुछ अपने टैक्स पे क्लेम क्रेडिट कर सकती थी, लेकिन अभी वो पूरा क्लेम कर रही है। जीएसटी रिटर्न हम भरते हैं ना, सारे जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो रिटर्न्स भरते हैं जीएसटी की। ठीक है। तो उनको वो रिटर्न आ जाती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर है, एक बाईसाइकिल डिवीजन कंपनी है, ठीक है, वो बाईसाइकिल मैन्युफैक्चर करती है। तो जब वो किसी भी होलसेलर को या नेक्स्ट थर्ड पार्टी को अपने साइकिल सेल कर रही है, तो उसको तभी भी उसको अपना जब भी वो बना रही है उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल के लिए, उसको वहां पे जीएसटी भरना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। लेकिन जब वो सेल कर देती है उसके बाद उसको जीएसटी रिटर्न वो फिल करती है, उसको वो अमाउंट वापस आ जाती है। दैट मीन्स कि ड्यूल टैक्सेशन तो खत्म ही हो गया ना, उसको रिटर्न हो जाती है, जबकि वैट ऐसे नहीं होता था। ठीक है। तो एट द एंड जो कि एक्चुअल में कंज्यूमर है उसको ही ये टैक्स पे करना पड़ रहा है। डबल टैक्सेशन ओवरऑल ही खत्म हो गई है रिटर्न की वजह से। जीएसटी वुड अप्लाई ऑन द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ है एक्सेप्ट अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है। 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, क्रूड पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस वुड बी एप्लीकेशन फ्रॉम डे टू बी, ये इन पे भी एप्लीकेबल हो गया है। Tobacco products would be subject to be GST, and in addition, the center would have the power to lay central excise duty on these products. So exports are zero rated supplies, and thus goods and services that are exported would not suffer input taxes or taxes on finished products. ठीक है। तो किसी भी तरीके का फिनिश प्रोडक्ट्स पे टैक्सेस या बाकी के टैक्सेस सफर नहीं कर रहे। कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह गवर्नमेंट ने हमें दी है, लेकिन वो अप टू डेट होते रहती हैं टाइम टू टाइम। ठीक है। जो एक्चुअल जीएसटी की वेबसाइट है उस पे वो
होती रहती है। थ्रेशहोल्ड एग्जाम्पशन दी हुई है कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, ठीक है। स्मॉल बिजनेस है जिनकी टर्नओवर बिलो थ्रेशहोल्ड लिमिट है एक, ठीक है। थ्रेशहोल्ड लिमिट करंटली 20 lakhs है and 40 lakhs, 20 lakhs for supplier of services both goods and services and 40 lakh for supplier of goods जो इंट्रास्टेट है, तो उनको एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं यहाँ पे कैटेगराइज किया हुआ है कुछ स्टेट्स को, ठीक है, कि वो थ्रेशहोल्ड एग्जम्पशन उनकी कितनी है, ठीक है। थ्रेशहोल्ड वेरीज बिटवीन अगर 10 to 20 lakhs के बीच में कोई पर्सन सप्लाई करता है गुड्स या सर्विसेज को, ठीक है, एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, असम, जहाँ पे 20 लाख की लिमिट है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और असम वहां पे तो 40 लाख की लिमिट है जो इंटर स्टेट में आ जाती है। तो इसी तरीके से थ्रेशहोल्ड हेल्प करता है सारे कंप्लायंसेस के बर्डन को कम करने के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस पर, ठीक है। वो इसीलिए उन्होंने अलग ही इंटरस्टेट बना दिया टैक्स और बाकी के अलग कर दिए, जस्ट बिकॉज की इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन और इतनी सारी कैलकुलेशंस होती हैं, कंप्लायंसेस भी होते हैं, वो सारा बर्डन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए कम करने के लिए उन्होंने लिमिट डिफाइन कर दी है प्रॉपर। कंपोजिशन स्कीम है एक, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम क्या है, जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए भी बनी हुई है। करंटली 1.5 CR एंड ₹75 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए ये अप्लाइड किया उन्होंने एप्लीकेबल किया हुआ है गवर्नमेंट ने। तो ये स्कीम के अंडर क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज उनको अपने टर्नओवर पर एज GST कंप्लायंस के अंडर पे करना पड़ता है उनको। ऑनलाइन कंप्लायंसेस है, किसी भी तरीके की मैनुअल इंटरफेरेंस नहीं होती इसमें। प्रॉपरली GST का पोर्टल बना हुआ है, वहां पे जाके एनी टाइम किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हो और रिटर्न भी फिल कर सकते हो, ठीक है। सेक्टर स्पेसिफिक एग्जम्पशंस भी हैं इसमें, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन और जो बेसिक हमारी एसेंशियल्स प्रोडक्ट होते हैं, एसेंशियल नेसेसिटीज होती, फूड, ग्रेन्स, इन पर एग्जेम्प्टेड किया हुआ है, टोटली GST इन पर नहीं लगता। एंटी प्रॉफिटेरिंग मेजर कैसे है कि बेनिफिट देखना है GST का क्या है, कंज्यूमर को भी है, गवर्नमेंट को भी है। नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी ये क्या काम करती है, NA, ये मॉनिटर करती है, इंश्योर करती है जो GST क्यों लगाया हुआ है। इसका एक बेसिक मतलब, एक बेसिक ऑब्जेक्ट ये भी था कि बहुत सारी ऐसी टैक्स से रिलेटेड चीजें हो रही थी जो गवर्नमेंट मॉनिटर नहीं कर पा रही थी। अनफेयर प्रैक्टिसेस को खत्म करने के लिए भी GST आ गया, क्योंकि ये एक डेस्टिनेशन वाइज एक स्मॉल स्मॉल सेगमेंट पर ये टैक्सेशन सिस्टम हो गया, तो इसमें जो अनफेयर चीजें हैं वो कम होती गई ऑटोमेटिकली। सो जो भी ज्यादा कंप्लेंट्स आती थी टैक्स से रिलेटेड कि कुछ ऐसी कंपनीज थी, मैन्युफैक्चर थे जो टैक्स नहीं पे करते थे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल में क्लियर किया कि वो अपना प्रॉफिट मार्जिन रेट ज्यादा ऐड करके देन हाई जो रेट ऑफ टैक्स है वो अपनी कंज्यूमर से लेते थे, लेकिन जब वो पे करते थे वो कम पे करते थे। तो दैट्स वाई ये सारी चीजें आई, उन सारी चीजों को, जो भी अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको मॉनिटर करने के लिए, खत्म करने के लिए। ट्रांसपेरेंसी होगी प्रॉपरली, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर रेट्स डिफाइन है, हर पर्सन को क्लियर है टैक्सेशन कितना कितना लगता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट पे तो हमें इतनी अपने रेट से याद हो गए ना, हाँ इस पे 9% लगेगा, इसमें अगर कोई अपनी मर्जी से कोई रेट नहीं लगा सकता। कंप्लायंसेस बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से गलत चीजें खत्म हो रही हैं, डिजिटलाइजेशन की वजह से इंटरफेरेंस भी खत्म हो रही है और हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स बने हुए हैं टैक्स के। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके, जब आप GST की वेबसाइट पे जाके कोई भी कंपनी अपने आप को रजिस्टर करती है, उसके बाद जब वो टैक्स पे करती है, रिटर्न वगैरह, तो देन वहां पे एक प्रॉपर आपका रिकॉर्ड आ जाता है, ठीक है। आपको एक एग्जांपल देती हूँ।
ये मेरा ना ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। जब मैं एमबीए सेकंड ईयर में थी, तो मेरी इंटर्नशिप लगी थी एक ऐसे ही बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। हीरो साइकिल का सबने नाम सुना होगा ना, हीरो ग्रुप का। तो जो उनका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस है ना, मैं वहां पे इंटर्नशिप करके आई हूँ अपनी एमबीए की। तो वहां पे मेरा फाइनेंस डिपार्टमेंट में मेरे को एक ये प्रोजेक्ट मिला था, रिकंसिलेशन ऑफ जीएसटी, ठीक है। हम जीएसटी क्या पे कर रहे हैं, जो हमारा वेंडर है वो जीएसटी क्या पे कर रहा है। हमारे पास प्रॉपर लॉगिन आईडीज होती थी, ठीक है। एनी टाइम हम चेक कर सकते थे उस पे। और रिकंसिलेशन में किस चीज की करती थी, क्या जितनी जीएसटी हम फिल कर रहे हैं उतनी वही कर रहे हैं, और टैक्स में उसमें कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रही अमाउंट्स। इतने लेवल की वो कंप्लायंस बढ़ गई है ना इस मामले में, कि उन्होंने, हाँ, कंपनीज अभी रिकंसिलेशन के लिए एक अलग से पर्सन रखते हैं। वहां पे जब रिकंसिलेशन की, तो वहां पे उनके सॉफ्टवेयर से सबसे पहले डेटा कलेक्ट करना पड़ा कि हाँ एक्चुअल में जो बुक्स में क्या है, बुक्स में हमने जो जो हमारे इनवॉइसेस है ना, उसमें कितने परसेंट टैक्स कटा हुआ है। 99% कटा हुआ है ना, ठीक है। वो तो उसके गुड्स के अकॉर्डिंग होता है कितनी रेट होता है, ठीक है। तो उतने, अगर हमने 9% यहाँ पे किया हुआ था, तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हमने कितना पे किया हुआ है, ठीक है, टैक्स। वेंडर ने भी क्या सेम रेट किया हुआ है। हमारी जो बुक्स में वैल्यू है और जो हमारे गवर्नमेंट की वेबसाइट पे हमने डाली हुई है, क्या वो मैच कर रही है, सेम है। इस चीज की रिकंसिलेशन करनी होती है, ठीक है। और रिकंसिलेशन करते हुए इतनी सारी चीजें बाहर निकलती है कि नहीं, ऐसे एक्चुअल में चीजें नहीं होती, गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है। इसीलिए इसी जो भी ये अनफेयर प्रैक्टिस होती है ना, इनको ही देखने के लिए और इनको ही पकड़ने के लिए ये टैक्स को लेके आए थे। नाउ हु हैज टू पे जीएसटी, किस किस को पे करनी पड़ेगी। कंज्यूमर्स पे करते हैं, जो कि कोई भी प्रोडक्ट, गुड्स बोल लो या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं। कुछ एग्जाम्पशंस थी जो गुड्स एंड, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हेल्थ केयर सेक्टर से रिलेटेड सर्विसेज, उनको जीएसटी में नहीं डाला गया। तो अभी मैं आपको लिस्ट दिखाती हूँ कुछ डिफरेंट स्लैब्स के अकॉर्डिंग जो भी रेट्स इंडियन जीएसटी लॉ के अंडर डिफाइन है, ठीक है। 5% रेट है जो एसेंशियल कमोडिटीज एंड सर्विसेज पे लगता है। एडिबल ऑयल, शुगर, स्पाइसेस, टी, कॉफी। अब ये देखो, ये हर चीज पे जीएसटी है। जो कॉफी हम पी रहे हैं, टी, स्पाइसेस, शुगर, कॉयल, ठीक है, लाइफ सेविंग ड्रग्स, दैट मीन्स मेडिसिन्स, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, फुटवियर विद अ रिटेल सेल प्राइस नॉट एक्सीडिंग 1000 पर पेयर, ठीक है। फुटवेयर पर भी लग रहा है जिसका रिटेल प्राइस 1000 पर पेयर से नॉट एक्सीडिंग 1000 पर पेयर से ज्यादा नहीं है, ठीक है। पर पेयर मतलब 1000 एंड 2 पेयर का 2000 हो गया। 12% जीएसटी रेट किस पे लगता है, प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जो मेडिसिन और ड्रग्स हैं, फुटवेयर विद रिटेल सेल प्राइस एक्सीडिंग 1000 पर पेयर, एंड कंप्यूटर एंड प्रोसेस फूड, कंप्यूटर्स और अदर इक्विपमेंट्स पे 12% है। 18% जीएसटी मेजोरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे ज्यादातर 18% लगता है। यहाँ पे 18% कैसे डिफाइन किया है, ठीक है, जैसे 99%, क्योंकि वो कंबाइन ही बताया हुआ ना यहाँ पे सीजीएसटी और एचजीएसटी का। मेजोरिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे 9% टैक्स लगता है। सोप्स एंड टूथपेस्ट, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड इंडस्ट्रियल इंटरमीडिएरीज। 28% जीएसटी रेट कुछ लग्जरी आइटम्स पे लगता है, सिन गुड्स पे लगता है, ऑटोमोबाइल, एसी, कुछ और ज्यादा हाई लग्जरी रेफ्रिजरेटर, हाई एंड वॉशिंग मशीन्स, टोबैको एंड टोबैको रिलेटेड अदर प्रोडक्ट्स।
कुछ एग्जाम्पशंस है, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर जीएसटी नहीं लगता, मिल्क, कर्ड एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये सारे पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली। एजुकेशन सर्विसेज एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पे नहीं लगता। स्पेशल रेट्स है गोल्ड एंड ज्वेलरी पर, गोल्ड ज्वेलरी पर 3%, रफ डायमंड पे 0.25, रियल एस्टेट पे 1% फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एंड 5% फॉर अदर हाउसिंग विद नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? जीएसटी चार्ज कर लेते हैं सेलर के द्वारा, देन जीएसटी रिटर्न भरते हैं जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, ठीक है, एक्चुअल में वो भी जीएसटी रिटर्न भरते हैं, तो उनको वो हो जाता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। बेसिकली जो एंड कंज्यूमर है वही ये पे करता है, जिसको रिटर्न नहीं होता। बाकी जो बंदे भी भर रहे हैं जीएसटी, ठीक है, वो एट द टाइम ऑफ सेलिंग ही भरते हैं पोर्टल पे जाके, लेकिन बाद में उनको रिटर्न डाल देते हैं तो उनको रिटर्न हो जाता है। अगर इतना हो गया तो नेक्स्ट टॉपिक पे प्रोसीड करें। नेक्स्ट इज इनवॉइस रेफरेंस नंबर। जीएसटी आया, डिजिटलाइजेशन हो गई टैक्स सिस्टम में प्रॉपरली, तो उसके साथ साथ एक आईएनआर नंबर भी रिलीज किया। ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, ठीक है, जो तो किसी एक ही इनवॉइस पे एक ही हो सकता है, अगले इनवॉइस पे अलग होगा, सेम नहीं हो सकता है कभी भी, ठीक है। ये उस एक पर्टिकुलर इनवॉइस की यूनिकनेस को दिखाने के लिए दिया गया है। बेसिकली एक तरह की, जैसे हम किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमें रोल नंबर वगैरह इशू होते हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इसी तरीके से ये एक पर्टिकुलर इनवॉइस को इनवॉइस रेफरेंस नंबर दिए जाते हैं। अब ई इनवॉइस क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होता है? अभी इनवॉइस पर हम इनवॉइस नंबर तो कर देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस क्या होता है? ये एक ऐसा सिस्टम है, यहाँ पर B2B ऑथेंटिफिकेशन की जाती है कि एक्चुअल में वो इनवॉइस सही है कि नहीं, उसको वेरीफाई करने के लिए। आपको ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, सबसे पहले ये आपको एक पिक्चर शो कर देती हूँ। सबको विजिबल है? यहाँ पे ना एक सेलर है और एक बायर है। सेलर जो अपने प्रोडक्ट दे रहा है, बायर परचेज कर रहा है, सिंपल। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा सेलर को, ठीक है। यहाँ पे JSON करना पड़ेगा, ERP सॉफ्टवेयर का एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करना पड़ेगा। JSON क्या होता है? ये एक डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें डॉक्यूमेंट का क्या टाइप है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है, डेट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें डिफाइन की होती हैं। ईआरपी के थ्रू, ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू जनरेट करते हो आप ई इनवॉइस, ठीक है। आफ्टर दैट आप उसको अपलोड कर देते हो, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होता है ना, जो आपके पास इनवॉइस होता है, आप उसे अपलोड कर देते हो सॉफ्टवेयर पर। जो
पोर्टल है इनवॉइस का, उस पे आप अपलोड कर देते हो, सारी जो भी डिटेल होती है वो अपलोड कर देते हो। आफ्टर डेट एक आपको IRN इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा QR कोड के थ्रू या जैसे भी, ठीक है। IRP वैलिडेटेड एंड जनरेटेड IRN, ठीक है। अगर वो वैलिडेट हो जाता है QR कोड के थ्रू, ठीक है, जोन सा भी आपने इनवॉइस जनरेट किया हुआ है, जो भी आपने इनवॉइस डाला हुआ है, अगर वो दोनों वेरीफाई हो जाते हैं, सेम सेम है डिटेल दोनों की, ठीक है, देन आपका इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इनवॉइस रेफरेंस नंबर जनरेट होने के बाद आपको एक सेलर को डिजिटल साइन करने पड़ते हैं, जो भी उसकी डिटेल होती है वो सारी IRN नंबर एंड QR कोड जो भी है वो सप्लायर को चला जाता है ऑटोमेटिकली, और उसको एक डिजिटल साइन करने के लिए भी भेज दिया जाता है। फिर वो प्रिंट करता है QR कोड का या इनवॉइस इशू करता है, ठीक है, वो सारी चीजें जो भी प्रिंट ऐसे एक इनवॉइस बना के वो बायर को भेज देता है, ठीक है। अभी उसके पास इनवॉइस आ गया, इनवॉइस के ऊपर प्रॉपर लिखा होगा कि कितनी परसेंटेज ऑफ टैक्स उसने किया हुआ है। जब वो बायर के पास आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे अगर वो IRP के थ्रू IRN नंबर जनरेट करते हैं तो वहां पे इनवॉइस डाटा भी आपका GST सिस्टम में चला जाता है। ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना, GSTR1, GSTR इज रिटर्न, GSTR2 ये भी रिटर्न होती है GST की, ये भी, ये परचेज और सेल की अलग अलग रिटर्न होती है, ठीक है। ऑटो पॉपुलेट इलेक्ट्रॉनिक जो आपके बिल्स बनते हैं वो वहां पे बनते हैं, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे GST के जो मेन पोर्टल पे भी हो जाती है, ई-वे पे भी और GST पे भी, और इसके थ्रू भी देखो दोनों साइड से आ रहा है ना, सेलर भी भेज रहा है और ये भी भेज रहा है, दैट मीन्स कि दोनों की इंफॉर्मेशन मैच करनी चाहिए, डायरेक्टली भी आ रहा है, थ्रू सेलर भी आ रहा है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके की अनफेयर प्रैक्टिसेस होने का कोई चांस ही नहीं होता, उसको एक्यूरेट अमाउंट ही पे करनी पड़ती है, ठीक है। जो भी उसका ITC बन रहा है इनवॉइस से रिलेटेड वो GSTR2A में कर सकता है, ठीक है। जो परचेज के लिए होती है वो GSTR2A परचेज के लिए रिटर्न होती है, GSTR1 जो वो सेल के लिए होती है रिटर्न, ठीक है। ये क्लियर हुआ सबको, इसमें कोई डाउट हो? आपको ना इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट भी मिलेगा एंड ऑफ द वीक में, कि GST नंबर क्रिएट करके, आपको कुछ लिखने का कुछ प्रोजेक्ट नहीं दूंगी, आपने पोर्टल पे जाना है एक्चुअल वाले पे, वहां पर ये सारे प्रोसेस स्टडी करने हैं कि कैसे कैसे होता है, स्टेप 1 2 3 4 सारा कुछ आपको गाइड किया जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल टास्क होगा टोटली, कि इन केस आप फ्यूचर में कुछ ऐसे भी जॉब करते हो तो आपको प्रैक्टिकल चीजें समझ में आ जाएंगी। एंड मैं डैम श्योर हूं कि अगर कोई टैक्सेशन प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेता है ना फाइनेंस का बच्चा, उसका फ्यूचर मतलब अच्छा ही है, कोई डाउट ही नहीं है उसके फ्यूचर पे, ठीक है। क्योंकि अभी इनकम टैक्स तो रहेगा ही रहेगा, चेंजेस तो आते रहते हैं, लेकिन GST अभी 2017 में आया है, GST पे और बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, हर डे बाय डे गवर्नमेंट चेंज कर रही है चीजें, लेकिन इसको और अच्छा और डेवलप कर सकते हैं इसको। ये जो ई-वे है ना आपका, गवर्नमेंट ने इतनी डेवलपमेंट कर दी है कि आपकी जो गाड़ी वो भी ट्रैक हो रही है, ठीक है, आपका जो मटेरियल है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, कितने डिस्टेंस कितना है वो आपको पता चल रहा है, आपका कहीं कहीं पर किसी भी ऐसी प्लेस पर कहीं आपका मटेरियल स्टॉप तो नहीं हुआ, ठीक है। वो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है, थ्रू ट्रैकिंग सिस्टम ऐसे नहीं बोल सकते ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ है कि आपने ट्रक के ऊपर कुछ लगा दिया ऐसे ट्रैक कर रहे हो लोकेशन, नहीं, वो जो हमारे टोल प्लाजास होते हैं ना उनके थ्रू हो रही हैं ये सारी चीजें, ठीक है। तभी तो वो टैक्सेशन लगे हुए हैं ना, तभी गवर्नमेंट को कैसे पता चल रहा है कि अगर ये मटेरियल एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है तो वो वहीं से जाएगा ना जो बने हुए हैं ट्रैक,
टोल प्लाजा से तो होके जाना पड़ेगा उसको। तो गवर्नमेंट वहीं पर ट्रैकर लगा के ये चीजें देख रही है कि अगर मटेरियल इंटरस्टेट है, मटेरियल स्टेट टू स्टेट जा रहा है, सेंटर का है, देन क्या इसने टैक्स पे किया हुआ है कि नहीं। वो ट्रैकिंग सिस्टम, वो ई वे ही उसको बोलते हैं, उसके थ्रू ही ये चीजें इतनी शार्प और इतने सही तरीके से हो रही हैं, इंटरफेरेंस नहीं हो रही। जो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया, ये सारी वही डेफिनेशन काइंड ऑफ दिया हुआ है, इसलिए मैंने बोला था कि सबसे पहले हम वही वही सारा मैं आपको डिक्टेट कर देती हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा। अभी इसके ई वे के, ई इनवॉइस के क्या बेनिफिट है? स्टैंडर्डाइजेशन है सबसे पहले, सारे इनवॉइसेस की प्रॉपर स्टैंडर्ड, जो आप अपलोड करोगे, जो वहीं पर रेट है वहीं सबको शो होंगे, एरर की कोई चांस ही नहीं आता, इजी ट्रैकिंग हो जाती है, रिकंसिलिएशन करना इजी हो जाता है। ठीक है, मैच कर ही सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे पिक्चर में अगर सेलर की तरफ से बायर को रिसीव हो रहा है, ठीक है, क्यूआर एंड इनवॉइस, तो इधर उसको जीएसटी पोर्टल पर भी वो जब रिटर्न भरेगा, ठीक है, वो भी उसको यहाँ पे शो हो रहा है। दैट मीन्स कि दोनों तरफ से हो रहा है, रिकंसिलिएशन तो इजिली हो जाएगा, उसको वेरीफाई प्रॉपर हो रही है, चीजें मैच हो रही हैं। इजी ट्रैकिंग हो गई, रियल टाइम अपडेट्स मिल रही हैं, ट्रैकिंग हो रही है, कंप्लायंसेस जो भी हैं जीएसटी से रिलेटेड, वो टैक्स से रिलेटेड कंप्लायंसेस कम हो रही हैं, लेकिन एक प्रॉपर रेगुलेशन चल रही है, फ्रॉड वगैरह के चांसेस नहीं होते। नाउ एप्लीकेबिलिटी किस किस को है? ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी है वो बिजनेस के लिए जिनकी एनुअल टर्नओवर कुछ एक स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड होती है। ठीक है, अगर वो रिड्यूस होती है देन जीएसटी भी उन पे नहीं लगता। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग जो भी बिजनेस की एनुअल टर्नओवर 10 ईयर है उनको जीएसटी मैंडेटरी है, एनुअल टर्नओवर 10 ईयर और अबव उनको तो मैंडेटरी ही है। अदरवाइज जो भी चेंजेस आते हैं वो ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पे जाके भी हमें चीजें क्लियर हो जाती है। इसमें रोल है, मैंडेटरी होता है जो भी गुड्स एंड सर्विसेज के ई वे बिल बनते हैं, जो भी जिस पे भी जीएसटी लगता है वो फास्टैग उस पे मैंडेटरी होता है, वो वाले व्हीकल्स पर। सबको यहाँ तक क्लियर है? नाउ दिस इज एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी में आज क्या चीज है, हम क्या प्रोसेस ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कोई भी कंपनी है अगर वो अपना जीएसटी आईएन जनरेट करना चाहती है देन वो कैसे करेगी? ठीक है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, किसी भी तरीके की गुड्स या फिर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मैंडेटरी हो गया है कि अगर उनके एनुअल पे करना ही पड़ेगा। एक्टिविटी में क्या है कि स्टिमुलेट्स रजिस्टरिंग अ न्यू बिजनेस जीएसटी ऑन ऑफिशियल जीएसटी पोर्टल पर। ठीक है, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल www.gst.gov.in जो ओरिजिनल उसका पोर्टल है वहां पे जाना है, वहां पे विजिट करोगे आप।
आफ्टर दैट हमें नेविगेट पे जाके रजिस्ट्रेशन सेक्शन में जाके रिक्वेस्ट फॉर्म फिल करना है, ठीक है। एंड में क्या करोगे, मैं आपको टाइम भी दूंगी, ये थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने के बाद ये सारे आप करके देखियो कि आपको एक्चुअल में ये ऑप्शंस आ रही हैं। कलेक्ट एंड अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपकी कॉर्पोरेट कंपनी से रिलेटेड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा, सब कुछ अपलोड करना है। जनरेट द ARN, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर होगा, एंड देन ट्रैक द एप्लीकेशन स्टेटस। आप सबसे पहले ARN जनरेट करोगे, जो है वो गवर्नमेंट की कोई एक ऑफिशियल पर्सन के पास जाती है। देन अगर वो अप्रूव करते हैं, स्टेटस को ट्रैक करते रहना है। जब वो अप्रूव कर देंगे, दैट मीन्स कि आपको GST आइडेंटिफिकेशन नंबर रजिस्टर आपको मिल सकता है, आप रजिस्टर हो सकते हो आपकी ARN की अप्रूवल के बाद। कंप्लेंट इनवॉइस आप कैसे जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सैंपल GST इनवॉइस किसी भी सेल ट्रांजैक्शन के लिए अगर आप क्रिएट करना चाहते हो, सबसे पहले मैंडेटरी डिटेल्स, जैसे देखो ARN जब आपको मिल जाएगा ना, तो उसके बाद आपको GSTIN रिसीव हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। GSTIN जब आपको मिल जाएगा, फिर आपने क्या करना है, अगर आप किसी भी तरीके की कंप्लेंट इनवॉइस डालना चाहते हो, इनवॉइसेस, मैंडेटरी डिटेल GSTIN ऑफ सप्लायर की क्या रिसिप्ट है, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो भी आप डाल रहे हो, डेट, डिस्क्रिप्शन, गुड्स सर्विसेज, HSN नंबर एंड SAC, ये जो नंबर होते हैं ये भी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेक्लेचर होता है, HSN नंबर, ठीक है, जो हर एक इनवॉइस पे अलग ही होता है। और सर्विसेज अकाउंटिंग कोड्स, सैग मतलब सर्विसेज अकाउंटिंग कोड्स, तो 14 इज फॉर सर्विसेज एंड HSN फॉर गुड्स, ठीक है। वो कोड आपने डाला, ये जो सारे कोड्स होते हैं वो इनवॉइस पे ऑलरेडी मेंशन्ड होते हैं। क्वांटिटी क्या है, रेट क्या है, अमाउंट, सारा कुछ हमने डाल के कैलकुलेट करना है। GST क्या बनता है, देन यू हैव टू चूज की कौन सी है, CGST, SGST, ड्यूटी GST और IGST, बेस्ड ऑन द नेचर क्या है, इंटरस्टेट और इंटरस्टेट है। देन इनवॉइस टेम्पलेट और सॉफ्टवेयर किसी का यूज करके जनरेट कर सकते हो invoice। जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले कुछ किसी भी आप ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करोगे जो इनवॉइस को सपोर्ट करता हो, आपके पास एक ऐसा होना, invoice की डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको जाएगा एंड Ma'am, your voice is not clear. अभी क्लियर आ रहा है सबको? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ना स्क्रीनशॉट ले लो इन स्लाइड्स का। सबसे पहले कि आप कैसे रजिस्टर करते हो,
देन इनवॉइस अपलोड करने का, कंप्लेंट इनवॉइसेस डालने के लिए। एंड देन थर्ड इज ई इनवॉइसिंग और IRN जनरेट करने के लिए। ये स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है आपने कैसे रजिस्टर करना है ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके GST की, ठीक है। एंड ये ना एक सैंपल दिया हुआ है GST टैक्स इनवॉइस का format कैसा होना चाहिए। ध्यान लो कि जैसे सबसे पहले कंपनी का नाम, उसका जो भी पिन है, एड्रेस पिन, ठीक है। देन टेलीफोन, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर, यहाँ पे कंपनी का लोगो, ओरिजिनल, डुप्लीकेट एंड एक्स्ट्रा, उसी जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह पर्टिकुलर। टैक्स इनवॉइस है यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने, जो कि रूल्स इनवॉइस अंडर सेक्शन 31 के अंडर दिया हुआ है। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, रिवर्स रिवर्स ट्रांसपोर्ट मोड क्या है, व्हीकल नंबर क्या है, डेट, प्लेस, सब कुछ यहाँ पे है। रिसीवर कौन है उसकी डिटेल, डिटेल ऑफ कंसाइनी जो भेज रहा है, यहाँ पे प्रॉपर आ जाएगा जी। जो भी रिसीवर है उसका जी नंबर अलग होगा, अलग है, ठीक है। देन सीरियल नंबर, जो भी आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, HSN कोड क्या है, ठीक है। सिटी एंड अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, डिस्काउंट रेट और जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, जो आपकी बेस वैल्यू है उससे कैलकुलेट करके सारी ऐसे कैलकुलेट कर लेनी है। यहाँ पे एंड में ये भी डिफाइन किया होता है उन्होंने, सॉरी, टोटल अमाउंट बिफोर टैक्स कितनी बनी, CGST SGST अकॉर्डिंग टू द रेट ऑफ जो भी दिया हुआ है, और IGST जो भी अगर लगता है, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग टोटल टैक्स अमाउंट कितनी बनती है, टोटल टैक्स अमाउंट आफ्टर टैक्स कितनी है, एंड GST ऑन रिवर्स चार्ज कितना आप देखोगे, ऑथराइज सिग्नेटरी, एंड देन हियर बैंक डिटेल, बैंक नेम, बैंक अकाउंट, IFSC एंड टर्म्स कंडीशन अलग से, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हुआ कि एक इनवॉइस जो मतलब एक्चुअल में नाउ आपकी क्या एक्टिविटी है कि आप ओपन करके देखो ये ऑफिशियल वेबसाइट को भी, ठीक है। चाहे मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में अगर आपके पास लैपटॉप है, PC, जो भी आप जहाँ पर भी लगा रहे हो, ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे लॉग इन करके देखो www.gst.gov.in पे, कि ऐसे ऐसे करके ऑप्शन आ रही है आपको, ठीक है। लेकिन अभी आप रजिस्टर नहीं कर सकते, लेकिन आप साइट पे जा सकते हो। अभी मैं रणवीर बोल ही नहीं रही कुछ भी, दैट्स व्हाई नॉट ऑडिबल।
मैम आई डोंट हैव अ पैन कार्ड। नहीं बोला था उसके, आप ऐसे लॉग इन कर सकते हो कि मतलब लॉग इन नहीं करना है, जस्ट एक चीज देखने के लिए बोला था आपको। पैन नहीं, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। कौन बोला था पैन कार्ड नहीं है मेरे पास? ओके, तो मैंने पोर्टल ओपन किया हुआ है, ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पे जाके बेसिकली अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कंपोजिशन, कैजुअल टैक्सेस, टैक्सेबल पर्सन हो, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, बहुत सारी ऑप्शन आ जाती। यस, रजिस्ट्रेशन वन। मैनुअल पे करते हो? वैसे सारी जो भी चीजें हैं इसमें प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप डिफाइन किया हुआ है कि आप पहले कैसे कर सकते हो, देन कैसे आपको रिस्क होगा। तो कुछ भी करने से पहले यहाँ पे सारी ऑप्शन की जाती है। मैनुअल पेमेंट एप्लीकेशन, देन नॉर्मल टैक्सेशन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एंड सेल्स, सारी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पोर्टल ओपन करती हूँ, टैक्स पेयर जिनकी जो कंपनी ऑलरेडी लॉग इन है, जिनके पास GSTIN है, तो सीधा यहाँ से कर सकते। इनवॉइस के लिए अलग पोर्टल है, सिस्टम के लिए। ठीक है, डोंट हैव पैन कार्ड, बट आपको पैन कार्ड होना चाहिए। कंपनी की भी एक सेपरेट एंटिटी होती है, तो कंपनी का भी अलग से पैन कार्ड बनता है अब तो आप अपना पैन कार्ड बनवा लो। वैसे तो मे भी आजकल जो बैंक अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं वहां पे भी पैन जरूरी हो गया है, लेकिन अभी तक आपका ऐसे चल रहा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे चल रहा है। लेकिन बनवा लो, आधार है तो पैन भी उतना ही जरूरी है। एंड दैट्स सेट फॉर टुडे सेशन। अगर किसी का भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। Shivang, if you are having any doubt, please ask to ma'am, not me. I'm not the teacher here. क्या हो रहा है ये? मेरे को तो शिवांग का कोई मैसेज नहीं आया अभी यहाँ पर। Ma'am, he's texting me via message on WhatsApp. ओके, तो ये जो आपका पर्सनल वाला डाउटिंग सेशन होता है, ये आप बाद में कर सकते हो। ठीक है, जब आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई डाउट है रिलेटेड टू टुडे सेशन, तो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड आप पूछ सकते हो, भी क्लियर कर सकते हो।
Ma'am, should I try by using my brother's PAN card? यस ऑफ कोर्स, लेकिन ना वो सारा वही डुप्लीकेट ही होगा सारी चीजें। कर सकते हो आप ट्राई, कोई इशू नहीं है।